हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल न्यूज़ विद प्रोग्राम। आज हम 11 अगस्त की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल को कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। भारत की महिला अंडर 20 टीम ने 2006 के बाद पहली बार एशिया कप में क्वालिफाई किया है। भारत ने म्यांमार को 1-0 से हराकर 20 सालों के बाद इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टूर्नामेंट अप्रैल 2026 में थाईलैंड में आयोजित होना है, तो वी शुड अवेयर अबाउट इट। Second news is regarding ongoing plastic treaty negotiation। वियना में रिसेंटली यूनाइटेड नेशन द्वारा प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक रेगुलेशन के लिए एक ट्रीटी चल रही है, जिस पे की डिस्कशन चल रहा है। हालांकि अभी तक ये कंक्लूड नहीं हो पाई है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं। तो जब भी इस तरह की ट्रीटी न्यूज़ में रहती है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिमिलर जो भी कन्वेंशंस हैं, वी शुड कवर दोज लाइक स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रोटरडाम कन्वेंशन, कार्टेजाना प्रोटोकॉल। तो इस तरह के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या कन्वेंशन हैं, जब आप उन्हें पढ़ें तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखिए कि आप मल्टी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ें, लाइक वेदर इंडिया इज सिग्नेटरी और नॉट, इफ इंडिया सिग्नेटरी वेदर इंडिया हैज़ रेटिफाइड इट और नॉट, और अगर रेटिफाई किया है तो उसका लीगल स्टेटस क्या है, लाइक दैट ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग और नॉट। तो जब आप ऐसे होलिस्टिकली पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में एनवायरमेंटल सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जुवेनाइल जस्टिस से रिगार्डिंग है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हो रहे वायोलेशन और प्रोसीजरल एरर की रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया है, जहां उन्होंने बोला है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और मजिस्ट्रेट है, उनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जुवेनाइल को आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज इफ जुवेनाइल का स्टेटस प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो उन पे जो प्रोसीडिंग्स है वो एक नॉर्मल अडल्ट की तरह होती है, और इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का भी उदाहरण है, जहाँ पे जुडिशरी प्रोएक्टिवली जो इनकरेक्टनेस है उसको कवर करती है। तो आप दोनों तरीके से इस न्यूज़ को देख सकते हैं। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी ये वीकर सेक्शन के वेलफेयर से रिलेटेड है, और साथ ही जुडिशियल एक्टिविज्म में भी जुडिशरी का कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल है उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये न्यूज़ हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट यूज़फुल है। अब आप देखिए कि जब से टैरिफ का इशू चल रहा है, तब से राजस्थान पे भी उसका जो इम्पैक्ट होगा, पीपल और इंडस्ट्री आर कंसर्न अबाउट इट। वर्ष 2024 में राजस्थान का 83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। अब अगर ट्रम्प के टैरिफ रहते हैं, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्री है, उन पे 20,000 करोड़ तक का निर्यात प्रभावित होने की संभावना है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। अब हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें राजस्थान की एक्सपोर्ट, जो राजस्थान एज अ कमोडिटी फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में वो नहीं है। आप इकोनॉमिक सर्वे से आप उसे ज़रूर रेफर कीजिए। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, कारपेट एंड दरिया, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो किस किस कौन कौन सी इंडस्ट्री कैसे प्रभावित होगी, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इसमें सेक्शन कवर किया गया है, जहाँ राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट पे स्पेशली क्या इफेक्ट होगा वो बताया गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जब से लागू किया गया है, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रभावित है। और अगर ट्रम्प के टैरिफ राजस्थान पे भी राजस्थान की जो इंडस्ट्री है उस पर कंटिन्यू भी रहते हैं, तो राजस्थान की जो हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्रीज़ है उन पे ये डबल मार होगी। तो इंटरव्यू हो जाए या मेंस हो जाए, वहाँ पे जब भी आप बोले तो आपके पास अच्छे पॉइंट्स रहेंगे बोलने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आप ब्लू इकोनॉमी क्या है ये ध्यान रख सकते हैं। मीना कुमारी कमेटी क्या किस लिए बनाई गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस आर्टिकल में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया है। फर्स्टली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 में फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर लाई गई थी, जो कि फिशरी सेक्टर में भी फसल बीमा की तरह एक बीमा कवर प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आपको फिशरी सेक्टर के बेसिक डेटा, लाइक हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन दैट, स्पेशली फिशरीज में 30% फीमेल लेबर फोर्स है, विच इज़ ऑल्सो मोर देन आवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो प्रीलिम्स में आपसे मल्टी स्टेटमेंट बना के ऐसा पूछा जा सकता है। इवन फॉर मेंस दिस इज रिलेवेंट, बिकॉज मेंस में आपसे किसी भी सेक्टर का या किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस पूछा जा सकता है। तो आप इस आर्टिकल्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जुवेनाइल जस्टिस से रिगार्डिंग है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन द्वारा प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक रेगुलेशन के लिए एक ट्रीटी साइन की गई है, जिसमें 2030 तक प्लास्टिक
नेक्स्ट न्यूज़ का रिलेवेंस हमारे मेंस और इंटरव्यू के लिए है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है मेक इन इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री जी और सभी का ये कहना है, और हमने देखा कि कैसे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की जीत में एक निर्णायक भूमिका अदा करी। इंडिया का चाहे आकाश तीर सिस्टम हो, आकाश डिफेंस सिस्टम हो, उन्होंने मेक इन इंडिया का एक एग्जाम्पल सेट किया। साथ ही मेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में मेक इन इंडिया के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक टॉय सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिफेंस सेक्टर में, जहां 2013-14 में इंडिया ओनली 35% ऑफ इट्स नीड्स फुलफिल कर पाता था, आज इंडिया अपने 65% नीड डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण इम्प्रूव कर पा रहा है। तो आपको एक मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस मेक इन इंडिया पे तैयार कर लेना चाहिए। आने वाले समय में ये टॉपिक चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग फार्म एक्सपोर्ट। अब जब से ये टैरिफ न्यूज़ आ रही है तो आपने देखा होगा कि हमारी एग्री इंडस्ट्री भी बहुत प्रभावित है और एग्री इंडस्ट्री के कंसर्न भी हैं। और रिसेंटली ही प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रेज किया था कि इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स फार्मर, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक रियरर। अब इस न्यूज़ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल बास्केट है उसमें एक्सपोर्ट आइटम में हमारे ऑर्डर क्या है। लाइक इंडिया जो है वो मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, देन बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस टेबल में एक अच्छा डेटा आपको दिया हुआ है, आप क्वांटिटी वाइज इसे देख सकते हैं। साथ ही ग्रोथ परसेंटेज का भी डेटा अच्छा दिया हुआ है कि बासमती राइस में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है, बाकी लगभग सब में एक्सेप्ट ऑयल सीड एंड ऑयल मिल्स वी हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इस आर्टिकल्स को देख सकते हैं। और एग्रीकल्चरल का एक डेटा इसमें यह अच्छा दे रखा है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है दैट इज़ मोर देन इट्स मर्चेंडाइज। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में नेट पॉजिटिव सरप्लस के साथ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रसून जोशी जी द्वारा एआई पर लिखा गया है। ये आर्टिकल आपकी जनरल पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एआई को लेके एक नया पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा गया है। और एआई और क्रिएटिविटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, या कैसे क्रिएटिविटी और एआई साथ साथ चलते हैं, उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया है। अगर आप आरएस के 2023 के पेपर्स को देखेंगे तो हिंदी में एक ऐसे पूछा गया था कि एआई एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो उसी तरह का ये आर्टिकल है। ऐसे जो आर्टिकल्स हैं ये आपके ऐसे पर्सपेक्टिव को आपकी इलेबोरेशन में काफ़ी मदद करते हैं। तो आप इस आर्टिकल को जरूर तेज सिविल्स के टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करके पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है। रिसेंटली इंडिया परमाणु ऊर्जा में प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन देने की ओर काम कर रहा है। इंडिया में जो एटॉमिक सेक्टर है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत गवर्न होता है। और मेनली जो गवर्नमेंट है दैट हैज़ द मोनोपोली ओवर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इंडिया ने केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस मिशन के तहत 2032 तक 22 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में कितना है परमाणु ऊर्जा, वो है 8.8 गीगावाट। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। साथ ही अगर ये आर्टिकल कंटिन्यूस न्यूज़ में रहता है तो यू शुड ऑल्सो रीड अबाउट द 3 फेज इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज एनर्जी रिएक्टर्स लाइक थोरियम बेस्ड रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर, लाइट ब्रीडर्स रिएक्टर। तो आपको अलग अलग तरह के जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं कि फिसाइल यूरेनियम क्या होता है, फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी न्यूक्लियर टेक के अराउंड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। रिसेंटली ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक युक्त धारा डिजिटल इंटरफेस लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली एक जियो स्पेशल प्लानिंग टूल है। अब इससे होता क्या है कि जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास भी लोकल सैटेलाइट डेटा होता है, जिससे कि वो बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। इंडिया डिस्पाइट बीइंग द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, लैंड यूज़ एफिशिएंसी में बहुत पीछे है। तो लैंड यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्वामित्व योजना, युक्त धारा पोर्टल, भुवन पोर्टल आदि जीआईएस मैपिंग जैसी चीज़ें की जा रही है। इसी साल मेंस में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का इंडिजिनाइजेशन इन स्पेस, हाउ इट विल इम्पैक्ट इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छे से कवर करता है कि कैसे स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट के कारण उसके मल्टी सेक्टोरल इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ये डिबेट है कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी क्षेत्रों में काम करना चाहिए क्या। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कैसे एक स्पेस इनिशिएटिव से आपके एग्रीकल्चरल, आपके लैंड यूज़ पैटर्न, आपके रूरल डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़िए।
नेक्स्ट आर्टिकल, जैसा आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में हमें उनका चुनाव देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए आर्टिकल 63 से 73 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उन पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, क्या सडन ऑफिस अगर चेंज होता है या उनका रिमूवल होता है तो क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है कि उसमें उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आप आर्टिकल 63 से 73 को एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दिस issue is going to be in news for the next 2-3 months at least. नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। रिसेंटली बिहार में जो SIR चल रहा है उसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कुछ क्वेश्चंस रेस किए गए हैं। हमारे लिए आर्टिकल 324 से 329 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि हमें उनकी बेसिक फीचर्स पता हो। साथ ही मेंस पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पता होना चाहिए कि अंडर विच सेक्शन ऑफ RPA SIR इज़ अलाउड। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे किन किन कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी है या और जो भी डिफरेंट कमेटीज़ हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि मेंस में हम वे फॉरवर्ड में उनकी रिकमेंडेशन को दे सकें। नेक्स्ट आर्टिकल गाज़ा वॉर के कारण आईमैक पे जो डिले हो रहा है उससे रिगार्डिंग है। अब आईमैक जो है वो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया लॉन्च करता है G20 समिट के दौरान। ये बेसिकली इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहाँ पे इंडिया मिडल ईस्ट के थ्रू होते हुए यूरोप के मार्केट को एक्सेस करना चाहता है। अब इस आर्टिकल में बहुत अच्छा मैप दे रखा है और आपसे प्रीलिम्स में कौन कौन सी सिटीज़ आईमैक पे है ये पूछा जा सकता है। जैसे RS के प्रीवियस पेपर्स में आपसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे कौन कौन सी सिटी ये पूछा गया था। अब इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली मेंशन है, देखिए कि बॉम्बे से दुबई के या जेबल अली तक ये सी रूट के थ्रू है। आफ्टर डैट अल गुवाहद, हरद, सऊदी अरब के रियाद और अल हदीद तक ही जाता है। उसके बाद ये तेल अवीव के पास में स्थित हाइफा पोर्ट तक जाता है, वहाँ से ये ग्रीस और इटली तक जाता है। तो हमें मेन कंट्रीज़ और रूट के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही मेंस पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए कि आईमैक की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इस आर्टिकल में इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और क्या आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर होगा ये भी इसमें बताया गया है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। आप ज़रूर बताइएगा कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग देन डू कंसिडर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।